हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखना, ठीक है। किसी भी गिवन सीरीज को अगर पता करना है कि हार्मोनिक एचपी में है या नहीं, किसी भी गिवन सीरीज को अगर हमें पता करना है कि एचपी में है या नहीं, तो बस तुम्हें ये पता करना होता है कि गिवन सीरीज का जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में है या नहीं। अगर गिवन सीरीज का रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो ये जो गिवन सीरीज होगी वो किस में कहलाएगी, एचपी में। तो हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लूं मैं, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का 3, 1/4 का 4, और ये सोचो बिल्कुल एपी में, तो ये तुम्हारा बिल्कुल एचपी में होगा। बेसिक फंडा पता करने का कि हर टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो और अगर वो एपी में आ जाए तो फिर गिवन सीक्वेंस तुम्हारा किस में होगा, एचपी में होगा। इसमें मैंने क्या बोला, कुछ तो बोल दो। तो बताओ 1/1, 1/7, 1/12 एचपी में है या नहीं है? तो इसका रेसिप्रोकल 1, 7 और 12, तो 1 और 7 के बीच में कॉमन डिफरेंस 6, 7 और 12 के बीच में कॉमन डिफरेंस 5, तो वो एपी में नहीं है, तो ये पक्का एचपी में नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? 2, 3 और 6 एचपी में है कि नहीं? टू, 3 और 6 एचपी में है या नहीं? तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 6 का 1/6। तो चेक करना ये एपी में है कि नहीं है। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -1/6, 1/3 -1/2 -1/6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -1/6। तो ये तीनों सोचो बिल्कुल एपी में है, और अगर ये तीनों एपी में है तो ये तीनों पक्का किस्म होंगे, एचपी में होंगे। इसमें आता नहीं आता? तो जनरली ये तीनों बहुत सारे क्वेश्चंस भी वेरीफाई करने के काम आते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए ABC RN HP, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर वेरीफाई करने लायक क्वेश्चन अगर होगा तो 2, 3 और 6 रख के वेरीफाई भी कर सकते हो। यार नहीं यार मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा बताया। तो सर मैं एचपी चेक करने के लिए सिंपली तुम्हें ये चेक करना है कि उन सबको रेसिप्रोकेट कर दो और फिर चेक कर लो वो एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होंगे तो गिवन सीक्वेंस तुम्हारा किस में होता, एचपी में होता। यहां तक आया सबको? तो क्या मैं एक जनरल एचपी का सीक्वेंस लिख सकता हूं? क्या मैं एक जनरल एचपी का सीक्वेंस लिख सकता हूं? चला बच्चों, इन सबको रेसिप्रोकेट करो तो वो एपी में होंगे, तो पक्का ये जो गिवन सीक्वेंस होगा तुम्हारे किस में होगा, एचपी में होगा। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। आगे चलें? हाँ ना, बता दो। चल क्वेश्चन देखते हैं। इफ, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ HP is 4 and seventh term is 5. Find पहला 10th term of HP। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म अगर 4th है, 7th टर्म अगर 5 है, तो हमें पता करना है उस एचपी वाली सीरीज का 10th टर्म क्या होगा। तो कभी भी अगर एचपी का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, एचपी वाली सीरीज को कन्वर्ट कर लो किसमें, एपी वाली सीरीज में। तो ये क्या कह रहा है, एक एचपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 4, और उस एचपी वाले सीक्वेंस का 7th टर्म कितना है 5। बोलो है ना?
तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, एपी में। एपी में कैसे कन्वर्ट करें बताओ। तो एपी वाला जो सीरीज होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो इसका करस्पॉन्डिंग एपी बनेगा इसका रेसिप्रोकल, उस एपी वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/4। उस एपी वाले सीरीज का सेवेंथ टर्म क्या होगा 1/5। तो ये एपी का फर्स्ट टर्म, ये उसी एपी का सेवेंथ टर्म। तो क्या मैं इसी एपी का 10th टर्म निकाल सकता हूं क्या। तो एपी का क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो किसी भी एपी का 7th टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 6d, और ये तुम्हारा कितना गिवन है 1/5। तो d की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 1/5 माइनस का 1/4 का 1/6, बोलो है ना। तो ये कितना बनेगा 1/1 1/1। यहां तक आया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। और अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो तुम इस एपी का 10th टर्म भी बता सकते हो। इस एपी का 10th टर्म कितना आएगा 1/4 प्लस कितना 9d, कितना आएगा 9d। तो 1/4 प्लस 9 टाइम्स ऑफ कितना माइनस का 1/120। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। यहां से कितना आएगा 3, यहां से कितना 40, तो 10 माइनस 3 तो 7/40। तो ये क्या आ गया एपी का 10th टर्म। बट हमें क्या चाहिए था एचपी का 10th टर्म। तो एचपी का 10th टर्म क्या होगा इसी का उल्टा, तो कितना आएगा 40/7। समझ में आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करो, एपी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइनली उसको वापस से रेसिप्रोकेट कर दो। नहीं है क्या समझ ना। ये एचपी था, ये एसी के करस्पॉन्डिंग का एपी था। आया था। ठीक है, मान लो ठीक है, यहां तक बन गया ना। मान लो था if fifth term of an HP is 7 and ninth term of same HP is 5। ठीक है, फाइंड पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म। चलो ठीक है, किसी एचपी का 5वां टर्म 7 है, 9वां टर्म 5 है, तो हमें उसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो ना किसी भी एपी का 5वां टर्म कितना है 7 एंड 9th टर्म कितना है 5। क्या करूंगा इसको एपी में कन्वर्ट कर ले। तो एपी का 5वां टर्म क्या होगा 1/7। एपी का 9th टर्म क्या होगा 1/5। होगा नहीं होगा कुछ तो बोल दो। ये एचपी में हमने क्या किया, इनको क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। अब किसी एपी का 5वां टर्म 1/7 है, तो किसी भी एपी का 5वां टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस 4d 1/7। किसी भी एपी का 9th टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस 8d, ये कितना होगा 1/5। दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा दूं तो 80 माइनस 4d कितना आएगा 4d, 1/5 माइनस का 1/7 तो कितना आएगा 2/35। तो d कितना आएगा तो 1/70।
चाह रहे नहीं आ रहा, ये नहीं है क्या? तो यहां से सॉल्व करके हमें डी मिल गया। अब डी की वैल्यू छाप दें पहले इक्वेशन में, तो ए भी मिल जाएगा। तो ए प्लस का 4d कितना था? 1/7 था ना। और डी कितना आ गया? 1/70। तो ए कितना आएगा? 1/7 माइनस का कितना? 4/70, तो 6/70। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना था? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा। तो इसका एपी का फर्स्ट टर्म 6/70 है। तो एचपी का फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 70/6, तो 35/3। ये तो मेरे हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, अगला हमें चाहिए था, ठीक है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म क्या होगा? मतलब क्या इसका? न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म का मतलब क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म। तो इस एचपी वाले सीक्वेंस में मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? तो देखना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर सबसे बड़ा टर्म चाहिए तो सोचो एपी वाली सीरीज में मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा टर्म चाहिए। सोचो अगर एपी इस वाले सीक्वेंस में अगर मैं सबसे छोटा टर्म निकाल लूं तो उसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो यहां सबसे बड़ा टर्म मिलेगा। सोच लो, मीन्स इस सीक्वेंस में मुझे सबसे छोटा टर्म चाहिए। तो एपी वाले सीक्वेंस में सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, एपी वाले सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट टर्म चाहिए मेरे को। और देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ जो एपी है वो पॉजिटिव है। एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो कैसा था? पॉजिटिव। मीन्स आगे जाने पर टर्म बढ़ रहे हैं। मीन्स सबसे छोटा टर्म कौन सा रहा होगा? फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट टर्म ही सोचो एपी में न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होगा, तो एचपी का फर्स्ट टर्म ही सोचो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होगा। दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये नहीं आया ना? समझ में आया? हमें इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म चाहिए था, तो मैंने इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म ढूंढ लिया। इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहां सबसे बड़ा टर्म बनेगा। और इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, मतलब आगे जाने पर टर्म बढ़ रहा था, तो सबसे छोटा टर्म कहां मिलता? सबसे फर्स्ट टर्म पर। नहीं आ गया? थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगर बताओ, if ABC are in HP, if ABC are in HP, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ए बी और सी में? अगर ए बी सी एचपी में है तो सोचो, अगर ए बी सी एचपी में है तो मैं क्या कह सकता हूं? 1/A 1/B और 1/C तुम्हारे किस में होंगे? एपी में। और 3 टर्म्स अगर एपी में होते तो क्या कंडीशन होती है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर ए बी सी एच पी में है तो 1/A 1/B 1/C किस में होंगे? एपी में। और 3 टर्म्स एपी में होते तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मीन्स 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2/B इक्वल टू कितना? A प्लस C बाई कितना? AC। तो B इक्वल टू कितना आएगा? 2AC
अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो इस केस में मिडिल टर्म क्या आता है? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नहीं आया? ठीक है, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है ना। कुछ तो बोल दो। ठीक है, मान लग रहा था इफ ABC आर इन HP, if ABC आर इन HP, तो प्रूव दैट ठीक है, ABCD कर देता हूं। इफ ABCD आर इन HP देन प्रूव दैट A अपॉन B प्लस C प्लस D, B upon A plus C plus D, C upon A plus B plus D, and D upon A plus B plus C, ठीक है, are also in HP। अगर ABCD HP में है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों भी तुम्हारे किस में होंगे? HP में होंगे। चलो क्या करता हूं, अगर ABCD HP में है तो ये चारों भी HP में होंगे। तो याद करो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने AP में किए थे। याद करो AP की प्रॉपर्टी क्या क्या होती थी? किसी भी AP में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सेपरेट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, तो भी वो किस में होता था? AP में होता था। यहां पर ABCD तुम्हारे किस में गिवन है? HP में। तो अगर ABCD HP में है तो देखो HP की तो अपन को कोई प्रॉपर्टी नहीं पता, बट AP की तो पता है। तो 1/A 1/B 1/C 1/D ये तुम्हारे किस में होंगे? पक्का AP में होंगे। अब क्या इसमें तुम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ प्लस माइनस करके यहां तक पहुंच सकते हो? तो सुना, हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, क्या करो बताओ? तो काइंड ऑफ मुझे B प्लस C प्लस D या A प्लस C प्लस D चाहिए। कैसे लाऊं? मल्टीप्लाई एवरी टर्म विथ A प्लस B प्लस C प्लस D। याद करो हम किसी भी AP में कुछ भी मल्टीप्लाई करते थे तो भी वो AP में रहता था। तो सब में अगर मैं A प्लस B प्लस C प्लस D का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा? तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाय A, A प्लस B प्लस C प्लस D बाय B, एंड A प्लस B प्लस C प्लस D बाय C, एंड सो ऑन। और मल्टीप्लाई करने पर भी सोचो ये किस में रहेगा? AP में। AP की प्रॉपर्टी यही कहती है, किसी भी AP में हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो किस में होता है? AP में। तो कुछ कुछ तो इस टाइप का दिख रहा है, बट इसमें देखोगे और इसमें देखोगे तो एक अंतर दिख रहा है। क्या? यहां A मिसिंग है, यहां से मुझे A को गायब करना है। यहां देखो क्या मिसिंग है? B मिसिंग है। यहां से मुझे B को गायब करना है, यहां से C को गायब करना है। क्या करूं? बिल्कुल हर एक टर्म में -1 कर दो। देखो ये चारों किस में थे? AP में। तो सब में से अगर मैं -1 कर दूंगा तो भी वो AP में होगा। सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म में से -1 कर देते हैं। तो देखना, तो A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन A -1, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन B -1। तो देखो -1 करोगे तो क्या होगा? -A से +A कटेगा तो कितना चाहिएगा? B प्लस C प्लस D अपॉन A। यहां से देखो B कट जाएगा तो A प्लस C प्लस D अपॉन B। और देखो हमने हर एक टर्म में से कुछ घटा दिया तो भी वो तुम्हारे किस में होगा? AP में।
हर टर्म में से कुछ घटा दोगे तो भी एपी में ही होगा ना, नहीं आया। और अगर सोचो ये एपी में है तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे, इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में होंगे, एचपी में होंगे। यही प्रूव करना था। कुछ नहीं आ रहा ना, हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे। समझ, हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे एपी की जो प्रॉपर्टीज थी उसका यूज किया कि एपी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी घटा दो, तो भी वो किस में रहता है, एपी में रहता है। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। समझ में हमने क्या किया, हमें यहां से यहां तक पहुंचना था, तो ये दिखा तो हमने सोचा भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखा यहाँ पे a मिसिंग था तो हमने -1 कर दिया, तो एग्जैक्टली वही टर्म बन गया। कुछ तो बोल दो हाँ ना। चलो चला के कुछ तो बोल दो। आगे चलें, चलो आगे लिखना। इफ एक्स का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 3xy प्लस 5xz प्लस 15yz prove that x, y, z are in HP। समझा क्वेश्चन क्या है, कुछ दिख रहा है। ये क्या लिखा है, 3y का होल स्क्वायर, ये लिखा है 5z का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर, इसको इधर लाऊं, ये लिखा हुआ है सोचो x इंटू 3y, इसको इधर लाऊं, ये लिखा हुआ है x इंटू 5z, इसको इधर लाऊं, ये लिखा हुआ है 3y इंटू 5z। कुछ देखा, कौन सी एंटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जीरो कब होता था, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता था। याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जीरो कब होता था, व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पे a क्या है, x, b क्या है 3y, c क्या है 5z। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई x इक्वल टू 3y है एंड दिस इक्वल टू 5z है, हाँ ना, समझ गए ना कैसे आएगी। तो बस एक्स वाई जेड एचपी में कैसे प्रूव करें, से अब एक्स वाई जेड एचपी में कैसे प्रूव करें। कभी भी 2 3 इक्वल टू दिखते हैं तुम्हें, ये मान लिया करो, तो x कितना होगा a, y कितना होगा a बाय 3, z कितना होगा k बाय 5, तो x k है, y k बाय 3 है, z k बाय 5 है। तो जरा देखो x का रेसिप्रोकल 1 बाय k, y का रेसिप्रोकल 3 बाय k,
एंड जेड का रेसिप्रोकल 5/k, बोलो हाँ या ना। और जस्ट जो 1 3 5 किस में होते हैं, एपी में, और सब में किसी कांस्टेंट का डिवाइड दोगे तो भी वो किस में रहेंगे, एपी में। मीन्स 1/x 1/y 1/z किस में आ गए, एपी में। सोचो, तो x y z पक्का किस में रहेंगे, एचपी में। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 1/x निकाला, 1/y निकाला, 1/z निकाला। इसलिए मैं आ रहा नहीं यार, एपी में 1/k 3/k 5/k, कॉमन डिफरेंस 2/k का। तो रेसिप्रोकल लेने पे अगर एपी में आ गए तो एक्चुअल में किस में रहे होंगे, एचपी में रहे होंगे। नहीं आ रहा, पक्का यार, ठीक है। these three are in AP, therefore x y z are in HP। दिक्कत आ रही क्या, थोड़ा बताया। चलो आगे चले। बोलो आगे चले। चलो अगले लिखना, सम ऑफ n terms in HP, सम ऑफ n terms in HP, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन HP, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। वो तो बिल्कुल नहीं होता कि भाई सबका रेसिप्रोकल कर दो, एपी का सम निकाल दो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब कभी भी तुमसे इसका समेशन नहीं पूछा जाएगा, 1 + 1/3 + 1/4 + 1/n, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी तुमसे एचपी का सम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ और पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रूव दैट 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 up to 1/n, prove that this thing is greater than log of n + 1। एग्जैक्ट सम हम नहीं बता सकते, बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि किस क्वांटिटी से बड़ा होगा या किस क्वांटिटी से छोटा होगा। ठीक है, ठीक ना, काफी अच्छा प्रूफ है इसका, ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं 1/x फंक्शन को कंसिडर करूं, ये कौन सा फंक्शन है, y = 1/x, ठीक है। और करना 1 पर इसकी रेट कितनी आती, 1। 2 पर इसकी रेट कितनी आती, 1/2। 3 पर 1/3।
4 पर 1/4 एंड सो ऑन करते करते ये मान लो n होता, तो n पर कितनी हटाती 1/n, और ये मान लो एक पॉइंट होता n+1 होता। तो समझ मैंने क्या किया? पक्का? तो कुछ भी नहीं किया मैंने। 1 पे इसकी हाइट कितनी आती है 1, 2 पे हाइट कितनी आती है 1/2, 3 पे 1/x पे हाइट कितनी आती है 1/3, n पे हाइट कितनी आती है 1/n। पक्का यार? अब गौर करना, अगर मैं ये रेक्टेंगल कंसीडर करूं, क्या तुम इस रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हो? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है 1, और बेस भी कितना है 1, तो दिख नहीं रहा बट है, समझ गए ना? तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना था 1। अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करूं, तो हाइट कितनी आएगी 1/2, ब्रेथ कितना आएगा 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना आएगा 1/2। नहीं आ रहा ना? अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया देखूं, तो कितना आएगा? हाइट कितना 1/3, ब्रेथ कितना 1, तो 1 इंटू 1/3 1/3। तो शायद समझ में आ रहा होगा। एंड सो ऑन करते करते अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया देखूं, तो हाइट कितना 1/n, हाइट कितना 1/n, ब्रेथ कितना 1। तो सोचो, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, कुछ ही आता? नहीं आया ना? पक्का आया? क्या तक आया? अब समझना, अगर मैं ये कौन सा फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था 1/x, क्या तुम x फंक्शन का एरिया अंडर कर्व यहां से यहां तक निकालना जानते हो? एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते थे? इंटीग्रेशन से। तो 1/x ने जो एरिया इनक्लोज्ड किया विथ x एक्सिस, 1/x फंक्शन ने जो एरिया इनक्लोज्ड किया विथ x एक्सिस, वो कैसे लिखते थे? 1/x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 से लेके, ध्यान देना, n+1 तक। कुछ तो बोल दो। वन बाय एक्स फंक्शन ने जो एरिया इनक्लोज किया विथ एक्स एक्सिस, इतना था। और 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग आता है log ऑफ mod x, लिमिट 1 से लेके कितना n+1, तो कितना आएगा log ऑफ n+1 माइनस log 1, log 1 कितना होता है 0। तो क्या तुम बता सकते कौन सा एरिया बड़ा होगा, रेक्टेंगल्स का सम या 1/x का इंक्लोज एरिया विद x एक्सिस? कौन सा एरिया बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि देखो इसमें कुछ पार्ट देखो यहां एक्स्ट्रा भी है, सोच पा रहे हो? तो अल्टीमेटली इसका सम इसके सम से कैसा होगा, बड़ा। therefore log of n+1 will be smaller than 1 + 1/2 up to कितना 1/n। ये है ना?
सही में आ गया, बढ़िया। ये आया नहीं आया थोड़ा बहुत भाई? चलो अगले देखिए। अगले क्या छापना है, छाप लो। सही में आ गया, कमाया। तो अगला तो बिल्कुल नहीं आएगा फिर। चलो छप लिया। लिखा if roots of x cube minus ax का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 are in HP if roots of x cube plus ax का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 are in HP, ठीक है। फाइंड देम। क्या करें तो इसके रूट्स अगर एचपी में हैं तो उनको कैसे निकालें? मान लेते हैं इसके रूट्स होते अल्फा बीटा एंड गामा। ये तुम्हारे किस में है? एचपी में। तो जरा सोचो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा किस में होते? एपी में। तो क्या हम वो क्यूबिक फॉर्म कर सकते हैं जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा हो? कैसे? x को रिप्लेस कर दो विद किससे? 1 बाय x से। तो x को 1 बाय x से रिप्लेस कर देते कितना आता? 1 बाय x का क्यूब प्लस a बाय x का स्क्वायर
माइनस 3/x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनता, x का क्यूब माइनस 3x² प्लस ax प्लस 1, और इसी के रूट सोचो क्या होते, 1/अल्फा 1/बीटा एंड 1/गामा। मीन्स इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि इसके जो रूट्स हैं वो तुम्हारे किस में, इसके जो रूट्स है वो तुम्हारे किस में है, एपी में। और अगर इसके रूट एपी में है तो 3 रूट्स या 3 नंबर्स जो एपी में है क्या मान सकते हैं, 3 नंबर्स जो एपी में है क्या मान सकते हैं, a माइनस टी, ए और a प्लस टी। यहां तुम्हें क्या क्या पता है, सम ऑफ रूट पता है, टेकन 2 एट ए टाइम पता है क्या, प्रोडक्ट रूट्स पता है। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 3। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, a माइनस टी, ए प्लस टी, ये तुम्हारा कितना है 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और हमें क्या पता है, प्रोडक्ट रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स कितना है, +1 की -1, +1 की -1, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना -1, एक रूट a1 आ गया, तो एक रूट कितना बचा 1 माइनस डी, एक 1 और एक 1 प्लस डी, ये तुम्हारा कितना आ गया -1। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना -1। तो डी स्क्वायर इक्वल टू, तो d इक्वल टू प्लस माइनस का √2। तो 3 टर्म्स इन एपी क्या क्या आ गए, 1 माइनस √2, 1 और 1 प्लस √2। बट ये रूट तुम्हारे किसका है, इसके, बट हमें रूट किसके चाहिए थे, इसके। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इन सब का रेसिप्रोकल। बोलो हाँ या ना। हमें तो इसके रूट्स निकालने थे ना। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। चलो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को पहले एपी में कन्वर्ट किया। एपी में 3 टर्म्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी, सम ऑफ रूट पता था, प्रोडक्ट रूट्स पता था, उससे a और d मिल गया। a और d मिल गए तो इसके रूट मिल गए, तो इसके रूट जो भी होंगे इसके रूट उसके रेसिप्रोकल होंगे। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ तो बोल दो, आगे चले, छाप लो। छोड़ा तो इस साइड वाले को, इस साइड वाले को, ये तो छाप लिया होगा तब से। हाँ नहीं छापा क्या, चलो इतनी देर में नहीं छापा तो यार। आगे चले, कुछ तो बोल दो, चल। अगला देखना, अंदना। If 10 arithmetic means and 10 harmonic means are inserted between two numbers 2 and 20, ठीक है।
Prove that. Product of kth arithmetic mean from beginning and kth harmonic mean from last is constant. पहले क्वेश्चन समझ में आया? कुछ आया समझ में? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 2 और 20 के बीच में, 2 and 20 के बीच में क्या हुआ? हम लोगों ने 10 अरिथमेटिक मीन सेट किए एंड 2 और 20 के ही बीच में मैंने 10 हार्मोनिक मीन्स भी इंसर्ट किए. दस, ठीक है. तो ये बोला गया था हमें ये प्रूव करना है दैट प्रोडक्ट ऑफ kth अरिथमेटिक मीन फ्रॉम बिगनिंग, आगे से जो kth अरिथमेटिक मीन होगा, लेट्स सपोज अगर A2 होता, आगे से सेकेंड अरिथमेटिक मीन और पीछे से सेकेंड हार्मोनिक मीन, आगे से सेकेंड अरिथमेटिक मीन तो पीछे से सेकेंड हार्मोनिक मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? कांस्टेंट. अगर मैं आगे से चौथा ले रहा हूं तो यहां पीछे से अगर चौथा लूंगा तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? कांस्टेंट. ये प्रूव करना है. क्वेश्चन आया नहीं आया? चलो, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आगे से अगर मुझे kth अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करूं? तो पहले तो अगर हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, पहले हमें इस AP का क्या चाहिए होगा? कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स में? सिंपली ये सोचो, ये इस AP का कौन सा टर्म है? ये इस AP का 10, 11 और 12, ये इस AP का 12वां टर्म है. तो AP का 12वां टर्म कैसे लिखते हैं? 2 + 11D, और ये कितना है? 20. तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 18/11. नहीं है क्या? अब A1 क्या होगा? A1 क्या होगा? 2 + D. A2 क्या होगा? 2 + 2D. A3 क्या होगा? 2 + 3D. तो kth अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? A + KD या 2 + KD? कुछ तो बोल दो, लग नहीं रहा है. यहां तक आया? ये तो हमने क्या निकाल लिया? आगे से जो kth अरिथमेटिक मीन होता वो निकाल लिया. पकाया. अब इस पे आते हैं. इसका हमें पीछे से kth हार्मोनिक मीन निकालना है. तो इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स का क्वेश्चन हो गया. इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स का क्वेश्चन हो गया. कैसे करेंगे? तो हार्मोनिक मीन का इंसर्शन अपन का आता है क्या? आता है क्या? तो क्या करेंगे? तो इस सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? AP में. इस सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? AP में. अब ये सीक्वेंस किस में हो गया? AP में. तो ये क्या कह रहा है कि तुमने 1/2 और 1/20 के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए. सोचो, ये क्वेश्चन तो अब AP का हो गया ना. तो तुमने 1/2 और 1/20 के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए. तो ये इस AP का कौन सा टर्म है?
तो ये इस एपी का होता 12वां टर्म। तो 12वां टर्म कैसे लिखते? 1/2 प्लस 11d इक्वल टू कितना? 1/20। तो यहां से d की वैल्यू कैसे लिखते? 1/20 माइनस का 1/2 बाय 11। आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से कितना आता? माइनस का 18 बाय 2 और 20 और एक कितना? 11। तो कितना आएगा? माइनस का 9/220। ये क्या आया? ये क्या आया? वो इस एपी का क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। कितना आ गया? हमें क्या चाहिए था? पीछे से केथ हार्मोनिक मीन। तो पीछे से केथ टर्म चाहिए। अब गौर करना, अगर तुम इसको अगर मैं ए मानूं, कुछ देर के लिए इसको ए मान ले, तो ये टर्म में सोचो डी पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे से पहले के लिए क्या आएगा? ए माइनस डी। तो जो कॉमन डिफरेंस यहां से यहां जाने के लिए नेगेटिव आया, तो यहां से यहां जाने के लिए कैसा आता? पॉजिटिव। दिस प्लस डी आता, मतलब एक्चुअली दिस माइनस डी आता। सेकेंड वाला कितना था? दिस माइनस 2d। थर्ड वाला क्या था? दिस माइनस 3d। तो के वाला कितना था? दिस माइनस kd। तो लास्ट से केथ वाला, ठीक है, के फ्रॉम लास्ट। ये देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पीछे से 1/20 माइनस का kd। पीछे जाना है तो d माइनस होगा ना। तो 1/20 माइनस का k और d कितना है? खुद माइनस का 9/220 है। ऐसे में ले लूं तो 220 यहां से कितना आएगा? 11। 11 प्लस 9k बुलाया। लेकिन हमें तो H9 चाहिए था, सही पीछे से हार्मोनिक मीन वाला चाहिए था। ये तो क्या आया? अर्थमेटिक मीन है ना। तो इसका अब हमें क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो इसका भी मैं क्या ले लेता हूं? रेसिप्रोकल। समझ में आया? तो केथ हार्मोनिक मीन फ्रॉम लास्ट कितना था? 220 अपॉन कितना? 11 प्लस 9k। एंड केथ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम बिगनिंग वो कितना आया था? 22 प्लस 18k बाय 11। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। इनका प्रोडक्ट कर दो तो देखो 220 बाय 11 प्लस 9k, और इसमें मैं एक 2 कॉमन ले लूं तो 11 प्लस 9k अपॉन 11। 11 प्लस 9k कटता, इससे कितना आता? 20। तो कितना आता? 40। एंड देखो दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। तो k तुम कुछ भी लेते रहो, फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ नहीं है ना? नहीं होगा। सही में आ गया? देखो मैंने क्या किया, मुझे केथ हार्मोनिक मीन निकालना था फ्रॉम लास्ट। तो पहले तो मैंने क्या किया, सीरीज को उल्टा किया, एपी में कन्वर्ट किया। अब मुझे इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया डी। तो मुझे यहाँ पीछे से के टर्म चाहिए था। तो पीछे से पहला टर्म क्या होता? दिस माइनस डी। सेकेंड टर्म क्या होता? दिस माइनस 2d। थर्ड टर्म में दिस माइनस का 3d। तो पीछे से केथ में क्या आता? दिस माइनस का kd। तो 1/hk की वैल्यू 1/20 माइनस का kd आता, d के लिए छाप दिया। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन आता पीछे से, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो देखा k कट गया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ k आ गया। ये तो उनको प्रूव करना था कि तुम कुछ भी लेते रहो फर्क नहीं पड़ेगा। पर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है?
से कितना, चल आगे छाप लिया क्या, मैं थोड़ा बहुत आ रहा है नहीं आ रहा क्या, एक्स अपॉन, अरे मल्टीप्लाई है, पूरा का मल्टीप्लाई किया था, छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो चल आगे, भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे चले, अगला देखना, अगला भी अच्छा है, if a1 a2 a3 up to an are in HP, मान लो तुम्हारे n टर्म्स तुम्हारे किस में होते हैं HP में, तो प्रूव दैट a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 an minus 1 into an, a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 up to an minus 1 into an, this is equal to n minus 1 times a1 into an, ठीक है, चला के करें, क्या करे तो देखो ऑब्वियसली एचपी में हम कुछ नहीं जानते, बट हम एपी में सब कुछ जानते हैं, तो एपी में कन्वर्ट कर ले, तो a1 a2 को मैं क्या 1 अपॉन a1 a2 लिख सकता हूं, a1 इंटू a2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1 अपॉन a1 इंटू a2, सोच लो ये सच ऊपर ही तो जाता, एंड अगर a1 a2 a3 तुम्हारे HP में है तो 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an, ये तुम्हारे किस में होंगे AP में होंगे ना, और कुछ देर के लिए मैं इसको कैपिटल A1 इसको कैपिटल A2 और इसको कैपिटल AN मान लू, हमने क्या किया 1 अपॉन A1 को कैपिटल A1 मान लिया, 1 अपॉन A2 को कैपिटल A2 मान लिया, तो इस यहां पर इसको मैं 1 अपॉन A1 को कैपिटल A1 1 अपॉन A2 को कैपिटल A2 मान सकता हूं, ये चला मैंने क्या किया, तो समझ लो अच्छे से, मैंने कहा A1 से लेके AN तुम्हारे HP में थे, तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन AN AP में होंगे, तो मैंने क्या किया 1 अपॉन A1 को कुछ टाइम के लिए लेट कर लिया कैपिटल A1 है, 1 अपॉन A2 को लेट कर लिया कैपिटल A2, 1 अपॉन AN को कैपिटल AN, और ये सब के सब तुम्हारे किस में होंगे AP में, मैं क्वेश्चन को AP में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं,
अब a1 इंटू a2 को मैं 1 अपॉन में ये लिख सकता हूं, तो चाहिए अल्टीमेटली ऊपर ही तो जाएगा। 2 को तुम 1/1/2 लिख सकते हो ना। अब यहां पे देखो 1/a1 इंटू 1/a2, इस 1/a1 को लिख दिया कैपिटल A1, इस 1/a2 को लिख दिया कैपिटल A2। तो ये चीज क्या बन गई, 1/कैपिटल A1 इंटू कैपिटल A2। तो ये चीज क्या बनेगी बताओ, 1/कैपिटल A2 इंटू कैपिटल A3। अगला 1/A3 इंटू A4। लास्ट तक जाते जाते क्या बनेगा, 1/an-1 इंटू कितना, an। और ये क्वेश्चन तुम्हारा रिड्यूस हो गया अब किसमें, एपी में। कुछ नहीं है ना। अब ऐसा क्वेश्चन क्या तुमने देख रखा है, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने देख रखा है, याद है, 1/A1 A2, 1/A2 A3, एपी में अपन ने देखा था ऐसा। इसको करने के लिए क्या करते थे, बिल्कुल इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, डी का मल्टीप्लाई डिवाइड देते थे। इस एपी का कॉमन डिफरेंस लेट सपोज क्या होता, डी। तो डी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। याद आया कुछ। और इस डी को क्या लिखते थे, इस डी को क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1। इस डी को A3 माइनस का A2। एंड सो ऑन करते करते इस डी को लिखते an माइनस का an-1। देखो एपी पढ़ा होगा तो यार होगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब शांत जाओ, दिस अपॉन दिस A2 से A2 कटता, 1/A1। दिस अपॉन दिस A1 से A1 कटता, दिस अपॉन दिस प्लस का 1/A2 माइनस का 1/A3। लास्ट में आता an से an कटता, तो प्लस का 1/an-1 एंड माइनस का 1/an। याद है कौन कौन से टर्म बचते थे, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये भी कट जाता, तो एक ये वाला बचता और एक कुछ आता है। अब एलसीएम ले लूं, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। मैंने एलसीएम ले लिया और an को लिख दिया फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। शांत जाओ, ये कटता, तो n-1d, तो देखो d से d भी कट जाएगा, n-1d अपॉन d इंटू A1 इंटू कितना an, डी से डी करता, तो क्या आया, n-1 अपॉन A1 इंटू कितना an एंड 1/A1। तो जो 1/A1 ही स्मॉल A1 था एंड 1/an ही 1/कैपिटल A1 ही तो स्मॉल A1 था ना। नहीं आ रहा होगा कुछ, कुछ नहीं है ना। देखो यहां से सब चीजें पहले का पड़ा हुआ है, तो बस तुम्हें यहां तक क्लिक करना चाहिए था कि हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने 1/A1 को नया A1, 1/A2 को नया A2 माना, सबको मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल A1 और कैपिटल A2 से। और ये क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखा था।
चला गया। पीछे लौटा दो। चलो आया यहाँ तक। आगे देखें। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमने कैसे डिफाइन किया था? दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमने कैसे डिफाइन किया था? एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं ए और बी के बीच में प्लेस कर दूं तो ताकि तीनों किस में आ जाए? एपी में। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन किया था? एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं दोनों के बीच में रख दूं तो तीनों किस में आ जाए? जीपी में। तो हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन होगा? एक ऐसा नंबर जो मैं दोनों के बीच में अगर रख दूं तो तीनों किस में आ जाए? एचपी में। तो एक ऐसा नंबर जिसको दोनों के बीच में अगर रख दें तो तीनों किस में आ जाए? एचपी में। और तीन टर्म्स अगर एचपी में होते हैं तो अपने पढ़ा था बी इक्वल टू क्या था? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन कुछ ही आएगा। कुछ देर पहले देखा था मैंने ए बी सी आर इन एच पी। तो बी इक्वल टू क्या आया था? ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इनटू लास्ट अपॉन फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये भी तुम्हें अच्छे से याद रखना है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या था? अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या था? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या था? अंडर रूट ऑफ ए बी। और हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। पर गौर करना, हार्मोनिक मीन क्या है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। बस शांत। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या आया था? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आया था। इस टू को मैं नीचे भेज दूं? भेज सकते हैं। ये कुछ दिख रहा है? अरिथमेटिक मीन। ये कुछ दिख रहा है? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दूं? तो इससे हमें एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला दैट ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। मींस कोई भी अगर तुम दो नंबर लोगे तो उनका कुछ अरिथमेटिक मीन आएगा, उनका कुछ ज्योमेट्रिक मीन आएगा और उनका कुछ हार्मोनिक मीन आएगा। और उसमें ये तीनों जीपी में होंगे। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन किस में होंगे? जीपी में। देखो, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। नहीं आया? मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में किस में होते हैं? जीपी में। मीन्स अगर तुम्हें दो पता है तो तीसरा निकाल सकते हो। यही तो हो गया। नहीं है क्या? सोचो, अगर तुम्हें मैं ये और ये दे दूं तो जी मिल जाएगा ना? जी और ये दे दूं तो ये मिल जाएगा।
अच्छा, थोड़ा बताया, बस बात कम करो। If geometric mean of two positive numbers is lesser than arithmetic mean by 8 and greater than harmonic mean by 4/3. Find ठीक है, find the numbers. If geometric mean of two positive numbers is lesser than their arithmetic mean by 8 units and greater than their harmonic mean by 4/3 units, तो हमें दोनों नंबर्स फाइंड करना है। क्या करें? तो क्या लिखा हुआ है? Geometric mean of two numbers is lesser than arithmetic mean by 8 units and geometric mean of two numbers is greater than their harmonic mean by 4/3 units. यार है नहीं आ रहा? और अच्छी बात है, ए जी और एच के बीच में एक रिलेशन हमको पता है, जी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए इंटू एच। तो क्यों ना मैं ए और एच की वैल्यू जी के टर्म में छाप दे। ए के लिए कितना आएगा, जी प्लस 8, एच के लिए कितना आएगा, जी माइनस का 4/3। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? जी स्क्वायर प्लस जी का कॉन्स्टेंट कितना था, 8 माइनस का 4/3, कॉन्स्टेंट कितना था, माइनस का 32/3। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर निपटता आ रहा है ना भाई, तो 32/3 इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 20/3 ठीक करता, तो जी की वैल्यू कितनी आती, 8/5। जी मिल गया। अब क्या, तो मैं ए निकाल सकता हूं। ए कितना था, जी प्लस 8, सॉरी जी माइनस 8, तो 8/5 माइनस का 8, सर जी प्लस 8 होगा, सॉरी, तो कितना आएगा, 48/5। चलो, अब हमें जी मिल गया और ए मिल गया, तो नंबर कैसे निकालें? देखो, अगर तुम्हें जी पता है तो तुम्हें क्या पता है, रूट ए बी। अगर तुम्हें जी पता है तो तुम्हें रूट ए बी पता है ना, तो ए बी कितना होगा, 64/25। अगर तुम्हें अर्थमेटिक मीन पता है तो क्या पता है, a प्लस बी बाय 2। बोलो है ना? तो a प्लस बी पता है तुम्हें, तो a प्लस बी कितना है, 96/5। तो तुम्हें a प्लस बी पता है और a इंटू बी पता है, तो क्या a और b निकाल सकते हो? कैसे? सीधा सा दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकता है ना। एक सिंपल सा तरीका होता है, भाई b के लिए यहां पे छाप दो, एक टर्म में सॉल्व कर लो, है ना। तुम्हारे दिन पूरे हो रहे हैं तुम्हारे, कब से हो गए, बहुत देर हो गई। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मम्मी खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, पूछ नहीं रहा मैं, सवार है, आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ लिखा कॉपी में?
नहीं लिखा होगा ना, बहुत बुरा होगा। देखो, लिखा है कुछ कॉपी में? कुछ लिखा है कॉपी में? समझ रहे हो? समझ में आ गया? समझा तो फिर। समझ में आ गया? इससे पहले का सब समझ में आ गया? हाँ, इससे पहले का सब समझ में आ गया? आया नहीं आया? नहीं है ना? कुछ लिखा है? नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा होगा ना? अब तो कीर्तन चल रहा है ना, या तो हरि बोलो है। कीर्तन में आया हो? क्या नाम है? क्या नाम है? देखो, पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। बेइज्जती अगर नहीं करानी क्लास में, सुन लो इधर, पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। कि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अगर बेइज्जती नहीं करानी हो क्लास में तो चुपचाप बैठा करो। ये एक और ऑप्शन है। अपना फॉर्म वापस ले जाओ, आराम से घर पे जाके जो करना है करो, है ना? चुपचाप यहाँ बैठे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो करना है करो। तो तुम्हारी मुंडी सीधी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? आया? चुपचाप बैठे रहो, एक कोना पकड़ लो, मत सो जाओ, मेरे को चलेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ गया? ठीक है, चुपचाप एक कोना पकड़ लिया करो, एक तकिया लिया करो आराम से, नहीं तो मैं यहां से दिलवा दूंगा। आराम से लेटो। बात बराबर है? बात तो बराबर ही है ना यार? और तुम्हें कुछ लिखा है? सब लिखा है? देखने सी कॉपी कैसा लिखा है? आज की क्लास से कितना लिखा है? और झूठ बोला ना, बहुत बुरा होगा, याद रखना। पूरा लिखा है? चलो, चलो बैठ जाओ। ये कैसे आवाज आ रही है? हम्म? चलो, ठीक है। तो तुम्हें शांत जाओ। तो अपन लोग कहाँ पे थे? कि अपन को दो नंबर्स का सम पता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पता है। तो दो नंबर्स कैसे निकालें? एक तो तरीका बी के लिए एक एटम में निकाल के यहाँ छाप दो। दूसरा बेहतर तरीका होता, क्यों ना मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लूं जिसके रूट्स ए एंड बी हो। अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लूं जिसके रूट्स सोचो ए एंड बी हो, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें निकालना जल्दी आते ही है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिया जिसके रूट्स ए एंड बी है। तो अच्छी बात है, सम ऑफ रूट मुझे पता था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मुझे पता था। सोच लो, तो कितना आएगा? 25x का स्क्वायर माइनस का 96 इंटू कितना 5x प्लस का कितना 64 इक्वल टू कितना 0। और इसके रूट्स ही तुम्हारे क्या होते हैं? ए एन बी हो जाते हैं। गंदा आएगा इस केस में? आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है ना? कई बार इससे करने में काफी जल्दी आता है कि अगर तुम्हें सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट रूट्स पता है और ए और बी निकालना है, तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो। तो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही तुम्हारे आंसर होंगे। समझ में आया? चलोगे क्या?
ठीक है, एक चीज और याद है बस, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या डिफाइन किया था? अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स हमने क्या डिफाइन किया था? क्या डिफाइन किया था? अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स बताया नहीं था क्या मैंने? बताया था ना, क्या था? सबका एवरेज, सबका एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या था? सबका मल्टीप्लाई कर दो टू द पावर 1 बाय n। तो सिमिलरली n नंबर्स का हार्मोनिक मीन होगा n अपॉन सबके रेसिप्रोकल का सम। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे अगर n नंबर्स का मैं हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले सबका रेसिप्रोकल कर दूं और इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दूं। मैंने पहले क्या किया, सबका रेसिप्रोकल किया और इसका मैंने क्या निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन, और इसका फर्दर रेसिप्रोकल करके क्या मिल जाएगा, हार्मोनिक मीन। समझ में आया? पहले n नंबर्स का रेसिप्रोकल किया, उनका अर्थमेटिक मीन निकाला और फिर उनका फर्दर रेसिप्रोकल करके क्या निकाल दिया, उसका हार्मोनिक मीन। याद रखना है कुल मिला के। चलो सीख लेता हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एचपी खत्म होता है। ठीक है, बुकलेट देना, बुकलेट बुकलेट देना। हिस्ट्री नंबर 3 करनी तुम लोगों को, डीसीटी नंबर 3। क्या ठीक है, डीसीटी नंबर 3 कर लेना, ठीक है ना पूरी। और क्या 20 क्वेश्चन है बस। कर लोगे ना? तो चलो मिलते कल, है ना? कल क्लास खत्म होगी ना? रोज ही क्लास है। चलो, तो पढ़ तो रहे हो ना तुम लोग यार? नहीं पढ़ रहे क्या? हाँ चलो कल मिलते हैं ना।